हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, बायोलॉजी लेक्चरर, स्वागत करता हूं आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। तो अपन चर्चा कर रहे थे क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी, और जो चैप्टर चल रहा था अपने वह था लेसन 3rd, और इसके 7 पार्ट अपन ने देख लिए थे। आज अपन चर्चा करते हैं इसी से आगे, यानी कि पार्ट नंबर 8 आज अपन देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो कीट है अपने मेथी व सरसों का जो मोइला कीट होता है, इसे मोहू कीट के नाम से अपन जानते हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर बायोलॉजी पढ़ रहेंगे अपन। एग्रीकल्चर बायोलॉजी लेसन अपना कौन सा है? 24, सॉरी लेसन अपना 3rd, फसल व भंडारण कीट। फसल व भंडारण कीट। यहाँ पर पहले मैंने 24 इसलिए लिख दिया स्टूडेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अलावा जो बायोलॉजी की क्लासेज आती है वहाँ पर अपना जो चैप्टर है वह 24 चल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर गलती से लिख दिया। अपना लेसन है 3rd, और फसल व भंडारण के प्रमुख कीट, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें पार्ट 7 अपन देख चुके हैं, आज पार्ट नंबर 8 जो है उसके ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं, यानी मेथी व सरसों का मोइला कीट कौन सा होगा आज का अपना? मेथी व सरसों का मोइला। ये अपने पार्ट का अगर अपन देखें तो 6 नंबर का कीट है। इससे पहले 5 कीट में आपको करवा चुका हूँ, यह है 6 नंबर का कीट है, मेथी व सरसों का मोइला। अब इसी कीट को अपनी लोकल जो लैंग्वेज या भाषा होती है उसमें मोहू कीट के नाम से भी अपन जानते हैं। और जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, यह सबसे ज़्यादा नुकसान है किसे पहुंचाता है? सरसों की जो फसल होती है उसे नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए अपन इसे क्या कहते हैं? सरसों का मोइला कहते हैं। इसे फेन्यूग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड भी कहते हैं। फेन्यूग्रीक एंड मस्टर्ड एफिड के नाम से अपन इसे जानते हैं। फेन्यूग्रीक एंड मस्टर्ड यानी कि मेथी व सरसों का जो कीट होता है, इस नाम से अपन इसे जानते हैं। अब मैंने बताया कोई भी कीट का अध्ययन करें तो 3 बातें तो अपने को मुख्य रूप से जो सर्वप्रथम लिखनी होती है वह क्या होती है? एक तो उसका वैज्ञानिक नाम, एक होता उसका गण, और एक होता उसका कुल। ये 3 बातें तो सर्वप्रथम अपने को लिखनी होती है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है किसी कीट का कि इस कीट का वर्णन कीजिए, तो देखिए अपने को पता होता है वैज्ञानिक नाम, गण, कुल लिखते हैं। उसके पश्चात अपन उसके यानी कहाँ पर पाया जाता है उसका व्यापक क्षेत्र लिखते हैं। फिर अपन मुख्य रूप से उसके लक्षण लिखते हैं। लक्षण लिखने के पश्चात उसके पोषक पादप लिखते हैं। फिर क्षति या महत्व लिखे जाते हैं। फिर उसका जीवन चक्र आता है, बाद में प्रबंधन आता है। तो यह जो कीट है अपने, इसका अगर वैज्ञानिक नाम देखा जाए तो क्या होता है? लिफेपिस इरिसाइमी। लिफेपिस इरिसाइमी। देखिए, एक तो ये जो कीट होते हैं इनके ये जो वैज्ञानिक नाम होते हैं ना, ये क्या होते हैं? थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, इसलिए इनको कॉपी में लिखकर 2-4 बार अपन बोलेंगे तो ये याद हो जाएंगे। और इनको बार बार में कोई भी आपके पास हो यार दोस्त, उनको सुनाने की कोशिश कीजिए ताकि जल्दी से याद होंगे। तो यह है लिफेपिस होगा। लिफेपिस इरिसाइमी अपन मानते हैं, इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम होता है। गण क्या होता है? हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा। और कुल की बात करें तो एफिडिडी। एफिडिडी क्या होता है? इसका कुल माना गया है। ये 3 मुख्य जानकारी सर्वप्रथम अपने को पता होनी चाहिए। इसके पश्चात यह कीट जो होता है वह व्यापक रूप से कौन से क्षेत्रों में मिलता है?
तो इसके व्यापक क्षेत्र अगर देखें तो एमपी, यूपी, इनके अलावा बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, ये मुख्य रूप से अपन कहते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, गुजरात लिख सकते हैं, एक महाराष्ट्र भी, और राजस्थान आएगी आपने, गुजरात और एक महाराष्ट्र, इनमें पाया जाता है। इनमें भी अगर मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो राजस्थान में अपन कहते हैं कि इनका प्रकोप जो होता है मुख्य रूप से अपने को देखने को मिलता है। तो ये तो होते हैं इनके व्यापक क्षेत्र जहां पर ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अब इसके आगे अपन क्या देखते हैं, व्यापक क्षेत्र के पश्चात इसके जो लक्षण होते हैं वह कैसे होते हैं। यह जो कीट होता है ना, इसके लक्षण कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जो ये मऊ कीट होता है ना, इसे अपन मोइला कहते हैं, यह कीट क्या होता है, पंख युक्त भी होता है और पंख रहित भी होता है, यानी कि दो प्रकार के पाए जाते हैं। अगर इसके दो प्रकार होते हैं, एक प्रजाति पंख युक्त होती है और दूसरी क्या होती है, पंख रहित होती है। इनका शरीर जो होता है वह क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है। शरीर जो होगा बहुत ही छोटा होता है, 1/10 सेंटीमीटर अपन मान सकते हैं इनकी बॉडी की जो लेंथ है मानी गई है। इनकी बॉडी के ऊपर जो पंख पाए जाते हैं ना, वह अपन देखते हैं कि आगे वाले पंख तो क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, जबकि पिछले वाले जो पंख होते हैं वह क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और फिर इनका जो वक्ष स्थल होता है, वक्ष स्थल होता है, वहां पर अपन कहते हैं 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। और वक्ष स्थल में भी अपन कह सकते हैं निम्न वक्ष स्थल, जैसे वक्ष स्थल है तो इस निम्न यानी इसका जो निचला जो भाग होता है, वक्ष स्थल का निचला भाग, वहां पर अपन कहते हैं 3 जोड़ी क्या पाई जाएगी, टांगे पाई जाती है। इनके अलावा उदर जो है, उदर में 9 खंड उपस्थित रहते हैं। उदर जो भाग है उसमें कितने खंड पाए जाते हैं दोस्तों, 9 खंड अपन कहते हैं वहां पर पाए जाते हैं। और प्रत्येक खंड के अंदर क्या पाई जाती है, एक मोम ग्रंथियां पाई जाती है। 9 खंड पाए जाते हैं ना उदर में, प्रत्येक खंड में 9 ग्रंथियां पाई जाएगी। और अंतिम जो खंड होता है उसके पिछला जो सीरा पाया जाता है उसमें उपस्थित होता है गुदा भाग, एनएस पाया जाता है गुदा भाग, जिसके द्वारा अपन कहते हैं मधु स्त्राव का कार्य होता है, यानी गुदा भाग से ये मधु का स्त्राव भी करता है। तो ये बातें अपने को पता होनी चाहिए इसके लक्षण की। तो इसकी 2 प्रजातियां मुख्य रूप से अपने को देखने को मिलती है। एक तो अपन कहते हैं पंख युक्त और एक कैसी होती है, पंख रहित होती है। इसके अलावा मुख्य लक्षण मैंने आपको बताया, शरीर क्या होता है, अत्यधिक छोटा होता है। इनके शरीर का अत्यधिक छोटा 1/10 सेंटीमीटर अपन मान सकते हैं, अत्यधिक छोटा ये माना जाता है। इसमें अगले पंख बड़े, अगले जो पंख होते हैं वे बड़े, व जो पिछले पंख होते हैं ना स्टूडेंट्स, वह कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। पिछले पंख कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। निम्न वक्ष पर, यानी वक्ष भाग का निचला भाग, जैसे अपन कहते हैं कि अपना यह जो वक्ष भाग है, तो इस वक्ष भाग का ऊपरी भाग, मध्य भाग, ये निचला भाग, तो निम्न वक्ष पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, 3 जोड़ी टांगे पाई जाएगी। फिर अपन कहेंगे उदर भाग में कितने खंडे, 9 खंड पाए जाते हैं। कितने खंड पाए जाएंगे, 9 खंड पाए जाएंगे। और मैंने आपको क्या बताया, प्रत्येक खंड में मधु ग्रंथियां पाई जाएगी। प्रत्येक खंड में क्या पाई जाती है, ग्रंथियां जो होती है वह पाई जाती है। मोम ग्रंथियां, मधु ग्रंथियां कह सकते हैं, जिनसे मधु का स्त्राव होता है। अंतिम जो खंड होता है, अंतिम खंड में एनस या गुदा प्रेजेंट होता है और इसी गुदा भाग से किसका स्त्राव होता है, मधु स्त्राव होता है। मधु स्त्राव होता है, जिससे अपन कह सकते हैं कि अन्य जो कीट होते हैं
वह भी क्या होते हैं, इसकी ओर आकर्षित होते हैं और फिर वे भी क्या करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो यह मुख्य लक्षण अपन देख सकते हैं इस कीट के पाए जाते हैं। दो प्रकार की प्रजाति, पंख युक्त भी होगी और पंख रहित भी होगी। शरीर जो होगा अत्यधिक छोटा 1/10 सेंटीमीटर शरीर की लंबाई। अगले पंख बड़े होते हैं और पिछले पंख छोटे होते हैं। निम्न वक्ष स्तर पर 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। उदर भाग में 9 खंड उपस्थित होते हैं और प्रत्येक खंड में अगर देखें तो जो मधु ग्रंथियां होती है या मोम ग्रंथियां होती है वह पाई जाती है। अंतिम खंड में अगर देखें तो गुदा भाग जो होता है वह प्रेजेंट होता है एनस, और इसके द्वारा अपन देखें तो मधु का स्त्राव किया जाता है और उस मधु स्त्राव से मुख्य रूप से जो अन्य छोटे कीट वगैरह होते हैं वे क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये बात थी इसके लक्षण की। अब बात करते हैं अपन इसके आगे क्षति व महत्व, यानी कि यह फसलों को किस प्रकार से क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। इससे पहले एक पॉइंट और आता है पोषक पौधे, जिसके बारे में अपनी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोषक पौधे का मतलब होता है कि यह कीट मुख्य रूप से कौन से पादपों पर डिपेंड ज्यादा रहता है, वह होते हैं पोषक पौधे। तो यहाँ पर देखिए यह सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचा रहा है, सरसों, मेथी, यानी कि जो रब्बी फसल वगैरह होती है ना, उन्हें क्या करता है, यह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। रबी की फसल वगैरह होती है उन्हें यह नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है और उनमें भी मेथी व सरसों को मुख्य रूप से नुकसान पहुंचाता है। तो इसके पोषक पौधे यही माने जाते हैं। अब बात करते हैं अपन क्षति या महत्व की। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यह जो कीट होता है ना, यह कब दिखाई देता है अपने को, नवंबर लास्ट में कह सकते हैं, या अपन कहें तो दिसंबर स्टार्ट, या तो नवंबर के अंतिम वीक में या दिसंबर के अपन कह सकते हैं प्रथम वीक में अपने को यह जो कीट होता है ना, यह क्या होता है, दिखाई देता है। ये इसके अपन मान सकते हैं। और इस समय तो ये क्या होते हैं, दिखाई देने लगते हैं। और जिस समय अपन मान सकते हैं कि सरसों की कटाई वगैरह होती है या वह बड़ी हो जाती है, तो उस समय कौन सा महीने में, फरवरी में ज्यादा प्रभावी होता है, ज्यादा दिखाई देते हैं। यानी उस समय क्या होता है, इनका प्रकोप होता है। शुरू में कम होते हैं नवंबर दिसंबर में, और फरवरी में अपन कहते हैं ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। इनकी कुछ विशेषताएं मानी जाती है, जैसे अपन अलग अलग कीटों में पढ़ते हैं, कईयों में शिशु अवस्था नुकसान पहुंचाती है, कईयों में प्रौढ़ अवस्था नुकसान पहुंचाती है। लेकिन इस कीट की शिशु व प्रौढ़ दोनों अवस्थाएं क्या होती है, हानि पहुंचाती है। शिशु व प्रौढ़ दोनों क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। यानी फसल वगैरह जो भी होती है उनको शिशु अवस्था भी हानि पहुंचाएगी, तो जो प्रौढ़ अवस्था होती है वह भी क्या होती है, हानि पहुंचाने का कार्य करती है। लेकिन इनकी एक विशेषता होती है कि यह पादप का जो जड़ होता है, यानी जड़ जो होती है रूट, जड़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि जड़ क्या होती है, भूमि के अंदर होती है। जड़ को छोड़कर शेष सभी भागों से क्या करते हैं, रस चूसते हैं। इनके कि जो पादप की जो जड़ होती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जड़ को छोड़कर शेष भागों का ये क्या करते हैं, रस चूसते हैं। अब यह क्या करते हैं कि अपने को देखने को कई बार मिलता है कि पौधों पर ये स्थायी रूप से एक बार चिपक जाते हैं तो फिर स्थायी रूप से उसके ऊपर चिपके हुए ही रहेंगे, और वह भी कैसे, समूह के रूप में। पौधों पर स्थायी रूप से समूह में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। पौधों पर स्थायी रूप से अपन कहेंगे समूह में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और अधिक जो प्रकोप होता है ना इनका, अधिक प्रकोप कहां होगा, अधिक प्रकोप पादप के मुलायम भाग या तने के मुलायम भाग, तने के मुलायम भाग जो आता है, यानी कि कलिकाएं वगैरह, पत्तियां वगैरह, मुलायम भाग वह फलियां जो लगती है अपने
पादपों पर जो फलियां लगती है, मुलायम भाग व फलियों पर अपन कहेंगे अधिक प्रकोप अपने को देखने को मिलता है। इस कीट के प्रकोप से क्या होता है, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। इस कीट का जब प्रकोप होता है तो पौधे की वृद्धि, क्योंकि मैंने एक बात बताई थी, यह क्या करता है, इनका रस चूसने का कार्य करता है। और पादप का रस क्या होता है, उस पादप के लिए एक पोषक पदार्थ होता है, जिससे उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। अगर वही उसके शरीर से निकाला जा रहा है तो फिर ग्रोथ होना स्वाभाविक नहीं है। तो इसकी ग्रोथ जो होगी वह रुक जाएगी, पौधा पीला पड़ने लग जाएगा, सूख जाएगा, शाखाएं जो होगी वह अपन कहेंगे कम में निकलने लगती है। शाखाएं क्या होगी, वह कैसी होगी, कम में निकलने लगेगी। इनके अलावा अपन कहते हैं कि इनके द्वारा जो मोम ग्रंथियों से जो मधु स्त्राव किया जाता है ना, उस पर फिर क्या होता है, कवक वगैरह क्या करते हैं, आक्रमण होता है। इससे कवक वगैरह जो होते हैं वह चिपके मिलते हैं, जिससे फिर क्या होता है कि जो अपन देखें कि फलियां कम लगेगी। एक तो कवक का जब आक्रमण हो जाता है तो फलियां कम लगेगी, और दूसरा अगर किसी पादप से तेल वगैरह प्राप्त होता है तो वह भी क्या होगा, कम प्राप्त होगा। तो अधिक प्रकोप से क्या होगा, पादप वृद्धि क्या होगी, रुक जाएगी, पौधा कैसा हो जाएगा, पीला और सूख जाएगा, पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, शाखा कम निकलेगी। यह भी अपन कहते हैं कि इसी का एक प्रकार है, अब से अपन मान सकते हैं कि ये नुकसान होता है। मधुस्त्राव में कवक आते हैं, इनके मधुस्त्राव से कवक क्या होते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिससे अपन कहेंगे पौधे, कवक भी क्या करते हैं कि ये मधु का स्त्राव, मैंने आपको बताया था, देखिए यहां पर कि जो इसका गुदा भाग होता है, ये देखिए कि अंतिम जो खंड होता है उसमें गुदा भाग पाया जाता है। तो वहां पर अपन कहेंगे कि ये क्या करते हैं, मधु का स्त्राव करते हैं। और मधु स्त्राव से क्या आएंगे, कवक आएंगे, कवक आएंगे तो ये क्या करेंगे, फलियों से अपन मानेंगे कि इससे फली कम लगेगी, फली कम लगेगी और तेल भी कम प्राप्त होगा। यह नुकसान भी यहां पर अपने को देखने को मिलता है। तो क्षतिया महत्व में क्या याद रखना अपने को, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में वीक में अपने को ये दिखाई देने लगते हैं। फरवरी में अपन देखें ज्यादा प्रभावी रूप से दिखाई देंगे। इनकी शिशु व प्रौढ़ अवस्था दोनों ही क्या होती है, हानिकारक होती है, फसल को नुकसान पहुंचाती है। जड़ को छोड़कर से सभी भागों से ये क्या करते हैं, रस चूसने का कार्य करते हैं। पौधों पर स्थायी रूप से क्या होते हैं, समूह में पाए जाते हैं। और अधिक प्रकोप तने के मुलायम जो भाग होते हैं, चाहे पत्तियां हो, छोटी छोटी कलिकाएं हो और जो फलियां होती है उन पर करेंगे। अधिक प्रकोप से पादप की वृद्धि रुक जाएगी, पीला पड़ जाएगा, सूख जाएगा, शाखाएं कम में निकलेगी। मधुस्त्राव अपन कहेंगे, जो मधुस्त्राव होता है गुदा भाग से, उससे कवक है इससे चिपक जाते हैं और फलियां कम लगती है, तेल भी कम स्त्राव होता है, यानी तेल भी कम निकलेगा। ये थी क्षतिया महत्व। अब बात करते हैं अपन इसके जीवन चक्र की। अब अपन बात करेंगे इसका जो जीवन चक्र है उसके बारे में। दोस्तों, वीडियो में अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके जीवन चक्र की। तो देखिए जीवन चक्र में एक बात आपको बताना चाहूंगा, हो सकता है आपको थोड़ी अजीब भी लगे, कि इनमें अगर अपन देखें ना, इनका जीवन चक्र जो होता है मैदानी भाग और जो पहाड़ी क्षेत्र जो होता है उनमें क्या होता है, दोनों में अलग अलग होता है। मैदानी भाग के अंदर जो मादा कीट होता है वह सीधा शिशुओं को जन्म देता है।
मादा कीट के द्वारा सीधे शिशु को जन्म दिया जाता है। और जो शिशु को जन्म देते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, जरायुज के नाम से जानते हैं। शिशु को जन्म देते हैं उसे जरायुज के नाम से जानते हैं। अब सीधे शिशुओं को जन्म दिया जा रहा है तो दो ही अवस्था आएगी, एक तो शिशु अवस्था आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी। जबकि जो पहाड़ी क्षेत्र होता है ना, वहां पर जो मादा कीट होते हैं वे क्या होते हैं, अंडे देते हैं। फिर उन अंडों से अपन मानते हैं कि शिशु बाहर निकलते हैं और शिशु से प्रौढ़ अवस्था। तो पहाड़ी क्षेत्र में कितनी अवस्था हो गई, 3 अवस्था, अंडा, शिशु और प्रौढ़। वे अंडे दे रहे हैं इसलिए अपन उन्हें क्या कहते हैं, मुख्य रूप से जैसे इन्हें जरायुज कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अंडज के नाम से जानते हैं। और उनकी क्रिया, अगर शिशु को जन्म दे रहे हैं तो उस कीट को तो जरायुज कहेंगे और क्रिया होगी जरायुजता। और जो कीट अंडे दे रहे हैं उस कीट को तो कहेंगे पन अंडज और क्रिया हो जाएगी अंडजता। अब यहां पर अपन कह रहे हैं कीट तो है कि बस उसके दो अपने को अलग अलग स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, वो भी किस आधार पर है, एक जलवायु क्षेत्र के आधार पर। इसलिए संपूर्ण रूप से इसे क्या कहा जाता है, अंड जरायुजता कहा जाता है। यानी कि ये अंडे भी देते हैं और शिशु को भी जन्म देते हैं, इसलिए अंड जरायुजता तो वह क्रिया हो जाती है और इन कीट को अपन क्या कह देते हैं, अंड जरायुज कह देते हैं। इसके अलावा इनके जो मादा कीट होते हैं ना, इनके द्वारा जब शिशु को जन्म दिया जाता है ना तो 2 प्रकार से होता है। पहला तो अपन कह सकते हैं नर के द्वारा, जो मैथुन या संभोग के द्वारा अपन मानते हैं कि वह क्रिया होती है। दूसरा अपन कहते हैं अनिषेक जनन के द्वारा। अनिषेक जनन बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होने की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होती है, अनिषेक जनन कहलाती है। इनके अंडों से अपन मान सकते हैं कि 3 से 7 दिन में अपन कहते हैं कि जो वयस्क या प्रौढ़ जो होते हैं वह विकसित हो जाते हैं और लगभग अपन देखें फरवरी माह आते आते वह क्या हो जाते हैं, पंख युक्त हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी जानकारी। अब थोड़ा सा बता देता हूं। एक तो बताया मैंने आपको मैदानी बाघ, एक तो मैदानी बाघ में पाई जाने वाली और एक पहाड़ी बाघ में। इन दोनों में यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो दोनों में जो कंडीशन है वह अलग अलग पाई जाएगी। मैदानी बाघ के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनमें क्या पाई जाती है, जरायुजता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जरायुजता पाई जाती है। पहाड़ी बाघ वाले में क्या पाई जाती है, अंडजता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अंडजता। जरायुजता का मतलब क्या हो जाएगा कि ये क्या करते हैं, शिशु को जन्म, क्या करते हैं, शिशु को जन्म। और अंडजता का मतलब क्या होता है, अंडे देते हैं। और जो अपन कहेंगे कीट को फिर क्या कह देंगे, जो मैदानी बाघ का जो कीट होगा उसे क्या कहेंगे, जरायुज कहेंगे और क्रिया हो जाएगी जरायुजता। पहाड़ी बाघ का जो कीट होगा उसे अपन क्या कहेंगे, अंडज, यानी जो अंडे देते हैं उन्हें अंडज कहते हैं और उनकी क्रिया क्या हो जाएगी, अंडजता हो जाएगी। ये शिशु को जन्म देते हैं। अब यह शिशु को जन्म दे रहे हैं तो इसमें अपन देखेंगे कितनी अवस्थाएं पाई जाएगी। इसमें 2 अवस्था देखने को मिलेगी। कौन कौन सी, एक तो शिशु अवस्था और दूसरी कौन सी मिलेगी अपने को, प्रौढ़ अवस्था देखने को मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं, अंडे दे रहे हैं तो कितनी अवस्था देखने को मिलेगी, 3 प्रावस्था या अवस्था देखने को मिलेगी। फर्स्ट तो कौन से हो जाएंगी, अंडा, सेकंड अपने शिशु और थर्ड जो होगी वह कौन सी होगी, अपने प्रौढ़ अवस्था होती है। इनके जो अंडे होते हैं उनसे लगभग अगर अपन देखें तो 3 से 7 दिन, अंडों से 3 से 7 दिन बाद किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, यह प्रौढ़ अवस्था के अंदर अपन मानते हैं यह परिवर्तित हो जाते हैं। 3 से 7 दिन में अपन कहेंगे कि यह प्रौढ़ अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। और जो फरवरी जो माह आता है, फरवरी माह में इनमें क्या आ जाते हैं, पंख भी आ जाते हैं, यानी पंख युक्त हो जाते हैं। फरवरी माह में क्या हो जाएंगे, पंख युक्त हो जाएंगे। अब जो ये शिशु को जन्म दे रहे हैं ना, तो शिशु जन्म 2 प्रकार से बताया गया है। शिशु का जो जन्म है 2 प्रकार से, एक तो नर से मैथुन या
संभोग द्वारा, मैथुन या संभोग या जनन की क्रिया जो होती है उसके द्वारा, और दूसरी क्रिया जो होती है वो होती है अनिषेक जनन। अनिषेक, निषेक जनन या निषेचन, ए लग गया यानी कि निषेचन नहीं हो रहा है, बिना निषेचन के क्या हो रहा है, नए जीव का निर्माण हो रहा है, तो उस क्रिया को अपन कहते हैं अनिषेक जनन। तो इन दो क्रियाओं से शिशु का जन्म होता है। तो ये बात थी इनके जीवन चक्र की। अब इसमें जरायुस्ता भी पाई जाती है और अंडस्ता भी पाई जाती है, इसलिए सम्मिलित रूप से अगर अपन देखें तो इस कीट को अपन क्या कह देते हैं, अंड जरायुज कहेंगे। इस कीट को अपन क्या कह देते हैं, अंड जरायुज, और इसकी क्रिया क्या हो जाएगी, अंड जरायुजता। क्रिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, अंड जरायुजता इसकी क्रिया मानी जाती है। तो ये बात हुई इसके जीवन चक्र की। अब क्या बचा हुआ इसका, जीवन चक्र के बाद में अपन बात करेंगे इसके प्रबंधन की। क्या बचा हुआ है, प्रबंधन की अपन बातें करेंगे। बिल्कुल आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद भी करता हूं कि समझ में भी आ रहा होगा। फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए किसी भी कीट की बात करते हैं तो लास्ट में उसका प्रबंधन अपन पढ़ते हैं, और प्रबंधन में क्या पढ़ा जाता है, सस्य प्रबंधन, जैविक प्रबंधन और रासायनिक प्रबंधन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सस्य प्रबंधन। और सस्य प्रबंधन में सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो सरसों को ये नुकसान पहुंचाता है, तो सरसों की जो बुआई है ना वह समय से पहले कर देनी चाहिए, समय से पहले कर देनी चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि जिस समय कीट का प्रकोप ज्यादा होगा उस समय सरसों क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और वह उस कीट के आक्रमण को सहने कर सकती है। लेकिन जब ये छोटी रहेगी तो कीट का आक्रमण को ये सहन नहीं कर पाती है और क्षति होती है। इसलिए समय से पहले अपन मान सकते हैं कि इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में जो होती हैं जिनके ऊपर अपन मानते हैं कि इस कीट का प्रकोप नहीं होता है। AGH1 प्रतिरोधी किस्म आती है इसकी, प्रतिरोधी किस्म AGH1। प्रतिरोधी किस्म कौन सी आती है, AGH1। एक आती है एफिडलायन, एफिडलायन। ये दो मुख्य क्या आती है इसकी प्रतिरोधी किस्में आती है। इनका क्या करना चाहिए, चुनाव करना चाहिए। प्रतिरोधी किस्में उसे कहते हैं जो क्या करती है कि जिसका प्रकोप हो रहा है उससे ये क्या करती है, एक तरह से इस पर वह प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि यह इस कीट के लिए प्रतिरोधी किस्म है। कौन सा कीट, मोह जो कीट है, मोहला कीट, उसके लिए प्रतिरोधी किस्म, उस कीट का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। यानी कि यह लेबोरेटरी के अंदर क्या की गई है, एक प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाइड की गई है। तो ये होती है प्रतिरोधी किस्म। फिर अपन मानते हैं जैविक प्रबंधन की अगर अपन बात करेंगे तो जैविक प्रबंधन में क्या किया जाता है कि जो इसके जो प्राकृतिक शत्रु होते हैं, प्राकृतिक शत्रु मतलब कुछ कीट वगैरह होते हैं, कुछ कीट वगैरह या पक्षी वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं कि छोटे कीटों वगैरह को खाते हैं, तो उनका उपयोग भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके प्राकृतिक शत्रु अगर अपन देखें तो एक तो आता है लेडी बर्ड बिटिल, लेडी बर्ड बिटिल। क्या आता है, लेडी बर्ड बिटिल। इसका उपयोग अपन कर सकते हैं। लेडी बर्ड बिटिल के अलावा अगर अपन देखें एफिडलायन, सॉरी यहां पर लिख दिया मैंने एफिडलायन। एफिडलायन क्या है, इसका एक प्राकृतिक शत्रु होता है। एफिडलायन क्या होता है, इसका एक प्राकृतिक शत्रु होता है। प्रतिरोधी किस्में AGH फर्स्ट बताई थी, एक थी टाइप 101, टाइप 101। यह पर मानते हैं प्रतिरोधी किस्म दो थी, और लेडी बर्ड बिटिल और एफिडलायन ये तो क्या है, इसके प्राकृतिक शत्रु होते हैं। फिर थर्ड जो आता है वह आता है इसका रासायनिक प्रबंधन, जिसमें अपन किसका उपयोग करते हैं, रसायनों का उपयोग करते हैं। अब रासायनिक प्रबंधन में अपने को मुख्य रूप से ध्यान में क्या रखना है, एक तो फसल पर छिड़काव अगर करना हो, फसल पर अगर अपन देखें छिड़काव करना हो
तो वहां पर मेलाथियन काम में लेते हैं या क्यूनोल-फोस। मेलाथियन 5% या क्यूनोल-फोस 5%। इन दोनों में से किसी एक का क्या कर सकते हैं अपन उपयोग कर सकते हैं। मेलाथियन 5% या क्यूनोल-फोस जो होता है 5%, उसका क्या करते हैं अपन उपयोग करते हैं। इसको क्या करते हैं 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करते हैं बुरकाव करते हैं। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या करते हैं बुरकाव करने का कार्य करते हैं फसलों के ऊपर। या इसके अलावा अगर अपन देखें तो दूसरा प्रयोग जहां पर अपन मान सकते हैं पानी वगैरह अपने पास उपस्थित होता है, तो पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करना है तो एक आता है डाईमिथोएट। डाईमिथोएट 30 EC अपने को काम में लेना है। डाईमिथोएट। एक आता है मिथाइल डिमेटान। मिथाइल डिमेटान यह 25 EC अपने को काम में लेना है। डाइल मिथोएट 30 EC या मिथाइल डिमेटोन जो है 25 EC को 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, दोनों में से या लगा देता हूं 1 लेना है, 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे छिड़काव करेंगे। 2 तरीके बताएं। पहला जो मेलाथियन या क्यूनोल-फोस है यह तो क्या करना है फसल पर बुरकाव करने के लिए। अब जिन जगह पर पानी की व्यापक उपलब्धता है, पानी है अधिक मात्रा में, वहां पर पानी में घोलकर छिड़काव करना है किसका डाईमिथोएट या मिथाइल डिमेटोन का उपयोग अपने कर सकते हैं। तो ये क्या है इसका रासायनिक प्रबंधन होता है। तो स्टूडेंट्स आज की जो क्लास थी वह अपनी यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूं जो भी पढ़ाया है वह अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम है तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।